ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि जो डेटा क्या होता है, इससे पहले का आपने चैप्टर पढ़ा था डेटा एंड इट्स सोर्सेज। ये बुक बहुत अच्छी है, इसका चाहे तो आप फोटोकॉपी भी करा के कर सकते हैं और इसी में ये मैं किसी को दे भी दूंगी, आप उसमें से लेके आप पढ़ सकते हो और मैं फोटो खींच कर भेज दूंगी क्लिक करके, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर वाज डेटा सोर्सेज एंड कंपाइलेशन। नाउ डेटा आपको बता दिया मैंने क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर इन अ ऑफिशियल मैनर। जब हम ऑफिशियल तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में, जो वर्ल्ड में जो भी चीज़ें उनके बारे में जो हम नंबर्स कलेक्ट करते हैं तो उसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं उसे हम डेटा कहते हैं और वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए हो सकता है। देन मैंने आपको बताया था कि हमें डेटा की ज़रूरत क्यों है, ज्योग्राफी में डेटा की ज़रूरत क्यों है। जैसे हमारे ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें लाइक क्लाइमेट है, क्लाइमेट में टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, या फिर आप जानते हो अर्थक्वेक आता है या फिर सुनामी है तो कितने रेंज में आई है, या फिर अर्थक्वेक है तो कितने रिक्टर स्केल पर आया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें ज्योग्राफी में डेटा की ज़रूरत होती है। एंड देन पॉपुलेशन, आप तो जानते ही हो पॉपुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। सो अगर हमारे पास सेंसस नहीं होगा, हमारे पास डेटा नहीं होगा पॉपुलेशन का, तो हम कैसे पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट अबाउट पॉपुलेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया की जनसंख्या कितनी है, हमारे में लिटरेसी रेट कितना है, हमारे में सेक्स रेशियो कितना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, किस स्टेट की कितनी है ना। तो ये हम इंडिया की बात करें, वर्ल्ड में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो ज्योग्राफी में जो है डेटा कलेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ज्योग्राफी आप एक साइंटिफिक बेस्ड का सब्जेक्ट है इन विच वी स्टडी अबाउट different climatic conditions in the form of temperature, rainfall, humidity, and then we study about इसके बाद हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, देन हम नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें डेटा कलेक्शन करना ज़रूरी होता है। सो डेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई डेटा कलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन ज्योग्राफी, सो यू कैन आंसर कि जो डेटा होता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए ज्योग्राफी में इसकी आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। लाइक मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशन से लेके डिफरेंट जोग्राफिकल फेनोमेना, तो उसके लिए। Now, sources of data. So sources of data is very important because it always comes in 5 marks question. All right. So write down in your file. अगर आपने शॉर्टकट लेके लिखा है तो आप उसको एक्सपेंड करिए, क्योंकि 5 मार्क्स अकॉर्डिंग मैं अभी आपको बता रही हूँ कि प्राइमरी या सेकेंडरी में से आता ही आता है, क्योंकि इस चैप्टर में यही है। ठीक है, तो हर चैप्टर में से 5-5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका डेटा क्या है, यही सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो प्राइमरी सेकेंडरी में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो प्राइमरी आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी के सामने बैठकर जैसे मैं आपके सामने बैठकर आपका इंटरव्यू अगर मैं करूं आपको कि आपको आगे चल के क्या करना है, या फिर ज्योग्राफी आपको क्या इसमें आपको आप क्या पढ़ते हो, जो भी मैं कुछ आपसे इंफॉर्मेशन अगर मैं रिसीव करूं अबाउट जो भी है कि डेटा कलेक्शन, डेटा हमारा जो है प्राइमरी सोर्सेज, लाइक आपने सेंसस का बेस्ट एग्जांपल है। जो भी सेंसस मतलब जनगणना आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो इसमें जब हम जो है जो भी लोगों को, ऑफिसर्स को इसमें नियुक्त किया जाता है, वो जगह जगह जो विलेजेस में जाते हैं, जिस भी जगह जाते हैं, फैमिली से बात करते हैं और उनसे वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, चाहे वो क्वेश्चनेयर बना के लें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लें। तो वो आपका क्या होता है, दैट इज प्राइमरी डेटा। ठीक है, बिकॉज हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज प्राइमरी डेटा। देन नाउ सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। आपने जो है इसको लिखा था प्राइमरी डेटा का, तो आप मुझे कुछ इसके सोर्सेज बता सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं प्राइमरी डेटा के, या फिर कहीं आपने इसका एग्जांपल देखा हो कि हम प्राइमरी डेटा कहाँ किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो प्राइमरी डेटाज होते हैं दे आर कलेक्टेड डायरेक्टली। बताइए, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी डेटा। आपने अपनी फाइल में इस चीज को लिखा था तो आपको पता भी होना चाहिए, या फिर अगर आपको जो भी आइडिया हो आप मुझे बता सकते हैं। तन्वी, आपको कुछ पता है प्राइमरी डेटा कैसे जो है उससे कुछ एग्जांपल्स बताइए, या किस सिचुएशन में ये कलेक्ट किया जाता है। तन्वी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो बेटा बताइए प्राइमरी सोर्सेज के जो है डेटा के सोर्सेज क्या हैं। मैम मुझे याद नहीं है। चलिए ठीक है, आपने उसकी अभी हमने जो है प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट किया है, मतलब एक चैप्टर तो आपका हो चुका है, वही मैं आपको रिवाइज भी करा रही हूँ। सो मैं आपको बता रही हूँ, डेटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। जब हम किसी व्यक्ति से डेटा कलेक्ट करते हैं, या किसी ऑफिस से डेटा कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली जाकर, या जब हम किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको सेंसस का बेस्ट एग्जांपल दिया है। सेंसस जो होता है वो इनडायरेक्ट नहीं होता कभी भी, वो हमेशा डायरेक्ट होता है। हम जो है ऑफिसर्स जो होते हैं उनको रिक्रूट करते हैं, वो ऑफिसर जो होते हैं वो डिफरेंट जगह पे जाते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं।
मैं आपके लिए एक बार इसको रीड भी कर देती हूँ। जैसे कि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। इसमें पहला आपका ये है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू जिस भी मान लो हमने किसी भी ग्रुप के बारे में हमें कुछ पता लगाना है, मान लो कोई कास्ट का ग्रुप है या कोई एथनिक ग्रुप है, उसके बारे में हमें कुछ पता लगाना है, उनकी स्टडी करनी है, तो हम उन्हें अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी जो बिहेवियर है या जो भी उनका लिविंग कंडीशन है उसको हम ऑब्जर्व करके अगर उनके बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो वो हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। देन इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू जैसे आपका सेंसस में होता है कि डायरेक्टली आपने जाके फैमिली से बात की, उनका इंटरव्यू लिया, देन डेटा आपने पूरा नोट डाउन कर लिया कि वो जो है कितने फैमिली मेंबर्स हैं और कितने पढ़े लिखे हैं और या फिर किस एज ग्रुप में। तो ये हमारा हो गया इंटरव्यू। देन क्वेश्चनियर या शेड्यूल बनाना, ये भी आप जानते हो, जैसे कि मान लो मैंने आपको मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, देन मैंने आपको एक क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या एक फीडबैक फॉर्म दे दिया कि आप बताइए कि उसमें कुछ क्वेश्चंस डाल दिया आपके सामने कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ या फिर मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी है ना। इन कुछ चीज़ों पे मैंने अगर आप जो है आपके सामने क्वेश्चनियर रख दिया तो आप उसको फिल करोगे, तो दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट टेक्निक जिससे मैं प्राइमरी डेटा जो है उसको कलेक्ट कर रही हूँ। देन और भी कुछ जो है उसके मेथड्स हो सकते हैं। सो दीज आर द सम मेथड्स लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर एंड फीडबैक फॉर्म। So these are the sources through which we can collect primary data. So primary data is direct when data is collected directly from the people, from the source, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उनसे जब हम डायरेक्ट मिलकर या ऑब्जर्व करके इंटरव्यू लेके जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा एज द नेम सजेस्ट कि ये हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, लेकिन हम द इंफॉर्मेशन और द कलेक्शन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन सम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको इसमें से बताती हूँ, दिस इज नॉट कलेक्टेड बाय द यूजर डायरेक्टली, इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड और अवेलेबल विद समवन एल्स। ठीक है, सपोज जैसे कि आप हायर क्लासेस में जाओगे, आपको आगे चल के अगर आप पीएचडी कर रहे हो या कोई आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। सपोज जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो जब मैं ज्योग्राफी से एमए कर रही थी तो मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर एक रिसर्च वर्क किया था। ठीक है, दैट इज स्मॉल एक थीसिस होता है, मतलब जो हम लोगों को करना होता है। तो वो जब मैंने, मेरा टॉपिक एग्रीकल्चर था, अब वो जो मेरा पूरा जो मैंने अपना रिसर्च वर्क किया था, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द इनडायरेक्ट सोर्सेज, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, मैं जो भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफिसर्स थे या जो भी हमारे जो मेरे टीचर्स ने बताया था कि आपको इस यहाँ पे जाना है, तो आप मैं वहाँ पे गई थी और मैंने उनसे जो है डेटा कलेक्ट किया था कि मुझे आप जो है डेटा प्रोवाइड करो। तो उन्होंने वो मुझे डेटा प्रोवाइड किया जिसके थ्रू जो है मैंने अपना पूरा थीसिस जो है उसको कंप्लीट किया। थीसिस मतलब रिसर्च वर्क। कल को आप भी आगे चल के जब अपना कोई रिसर्च वर्क करेंगे या पीएचडी करेंगे आगे चल के, तो उसमें भी मेनली जो होता है क्या पता आप फील्ड स्टडी भी करो, फील्ड सर्वे भी करो, डायरेक्टली जाके भी आप इकट्ठा कर सकते हो, और बहुत चीज़ें जो है आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज पे भी इकट्ठा करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कुछ बुक्स हो गई अदर ऑथर्स की, या कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ मैगजीन्स हैं, या तो किसी और के पहले कुछ किए हुए रिसर्च पेपर्स हैं, तो उनको अपना बेस मान के आप जब अपने खुद की थीसिस करते हो, खुद अपना जो है रिसर्च वर्क पूरा करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो उसके थ्रू हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने इनडायरेक्ट सोर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट किया, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब नाउ सेकेंडरी डेटा मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहो तो अपने कॉपी में फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। और ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं इसका आप कोई भी एक बच्चा ले सकता है और इसको फिर आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके भी आप काम कर सकते हो, नहीं तो मैं इसकी जो है पिक भी आपको भेज दूंगी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिया हुआ है। नाउ सेकेंडरी डेटा, ये एक आप अपनी कॉपी में अभी फ्लो चार्ट इसको लिख सकते हो। सेकेंडरी डेटा में दो सोर्सेज आते हैं, पहले तो पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। कुछ तो जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं, मतलब आप उसे बुक के फॉर्म में, रिसर्च पेपर के फॉर्म में देख सकते हो, या और कुछ अनपब्लिश्ड होते हैं। नाउ जो आपके पब्लिश्ड होते हैं उसमें क्या आता है, गवर्नमेंट डेटा। जैसे गवर्नमेंट जो अपनी किताबें निकालती हैं, आपको पता होगा, जैसे एक बहुत अच्छी बुक आती है इंडिया करके, ठीक है, तो वो हर साल जो है हमारी गवर्नमेंट उसे पब्लिश करती है, उसमें इंडिया का आपको हर चीज़ मिलेगा, फ्रॉम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन टू सोशल इंफॉर्मेशन टू आपका जो इकोनॉमी है, मतलब कि इकोनॉमिक डेटा सब कुछ आपको उसमें मिलेगा कि हमारी नेशनल इनकम इस साल कितनी हुई है। तो मतलब जो भी गवर्नमेंट के पूरे कामकाज है और जो भी ऑल द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट यू विल फाइंड इन दैट बुक, जिसका नाम है इंडिया। तो वो गैजेटियर ऑफ इंडिया कहा जाता है उसको। सो दैट इज क्या, दैट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो बुक ले सकते हो, बिकॉज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज काशी गवर्नमेंट।
कुछ मान लो ऐसी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट है या फिर मतलब वो पूरी तरह से गवर्नमेंट में नहीं आती लेकिन सेमी गवर्नमेंट है, तो उनसे जो है आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। देन आपकी इंटरनेशनल सोर्सेज होते हैं, देन आपके प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं एंड न्यूज़पेपर होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि न्यूज़पेपर से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। देन आप प्राइवेट पब्लिकेशंस होती हैं, जो जो किताबें छपती हैं, तो उनसे भी आप जो है अपना जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो या आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो सेकेंडरी डेटा, तो आप उनसे ले सकते हो। देन आपका अनपब्लिश्ड में क्या आता है, अनपब्लिश्ड में भी गवर्नमेंट का भी होता है, मतलब कुछ चीजें जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिश नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया ना कि मैंने जब वो अपना थीसिस किया था, तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी तो मैं उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गई, तो मैंने उनसे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी तो वो मैंने उनसे मांगा, तो वो चीज़ उन्होंने मुझे अपने पर्सनल जो उनके डेटा उससे मुझे उन्होंने फोटो कॉपी करके दिया, क्योंकि वो चीज़ें वो पब्लिश नहीं करते हैं। बच्चों आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, थोड़ी सी बच्चे जो है लेफ्ट आउट हो जा रहे हैं, फिर ज्वाइन करते हो शायद। अगर आप नेटवर्क की अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे अगर आवाज़ ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो जो आपका ये सेकेंडरी डेटा में जो आपके पब्लिश्ड सोर्सेज हैं वही आपके अनपब्लिश्ड में भी आता है। बस डिफरेंस ये है कि पब्लिश मतलब विच इज एक्सेसिबल फॉर द एवरीवन, विच इज एक्सेसिबल फॉर एंटायर नेशन, से हर जो भी लोग हैं एक देश के नागरिक उसे सब देख सकते हैं। जैसे गैजेटियर ऑफ इंडिया आ गया, या फिर और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो गवर्नमेंट निकालती है, या कोई प्राइवेट जो बुक्स हैं। लेकिन अनपब्लिश्ड क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट के पास भी है, जो आपके सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास भी है, लेकिन वो उसे पब्लिश नहीं करती है, उसे अपने पास रखती है रिकॉर्ड के लिए। अगर किसी को जरूरत होती है तो वो उनसे जाके कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? अब कोई मुझे बच्चा बता सकता है सम सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, हाउ वी कैन कलेक्ट प्राइमरी डेटा? अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई। Ma'am, basically there are four sources of primary data. They are personal information, interview, and other methods. ओके, And पर्सनल, questionnaire is also ओके। there. सो किरण ने अच्छा जवाब दिया है, शी वाज लिसनिंग अटेंटिव होके सुन रही थी। मींस इंटरव्यू, क्वेश्चन एयर एंड आपने क्या बताया और? personal Personal observation, yes. So these are the important sources through which primary data are collected. Now can anybody tell me about the secondary sources? Ma'am, census report, statistical abstract of state, statistical abstract of India, and national sample survey report, agriculture statistics, India a reference manual, and United Nations statistical yearbook. Okay, आपने जो ये देवांश ये चीजें बताई है ना, ये सब जो है आपने उन पर्टिकुलर जो है बुक्स के नाम बताए, या फिर जो भी ये आपके रिकॉर्ड्स हैं विच आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो ये सब का सब किस में आएगा? पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स में। जैसे आपने अभी क्या बताया, एक दो का आपने गैजेटियर ऑफ इंडिया जैसे मैंने आपको नाम बताया था, तो ये जो भी आप बता रहे हैं दे आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम जाके खुद जो है हर फार्मर से ये कलेक्ट नहीं कर सकते कि उसका उत्पादन इस बार प्रोडक्शन कितना हुआ है, या फिर इस जो है इंडिया में कितने कास्ट क्या डिफरेंट कास्ट कैटेगरी के लोग कितने, या कितने रिलीजियस ग्रुप को फॉलो करने वाले, या एज स्ट्रक्चर कितना, ये हम जाके फॉलो नहीं कर सकते। तो वो हम जो है सेंसस बुक जो है, या फिर जो हमें पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो सेंसस से हम देख सकते हैं। जो आपकी बुक में आपने एनसीईआरटी में पढ़ते हो, वो जो पूरा डेटा दिया रहता है कि कितने जो है आपके ग्रोथ रेट गया, या कितना आपका लिटरेसी रेट है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? जो आपकी एनसीईआरटी छापती है वो भी गवर्नमेंट से लेकर ही उसको रिकॉर्ड लेती है और उसको फिर पब्लिश करती है, ठीक है। तो हमारे सेकेंडरी डेटा जो है उसके सोर्सेज क्या हो गए? पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। और उस पब्लिश्ड में भी वही चीज आएगी, और जो अनपब्लिश्ड में है, जैसे पब्लिश्ड जो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, देन आपका जो इंटरनेशनल प्राइवेट पब्लिकेशन, ये सब आएगा। लेकिन बस ये है कि वो पब्लिश जाते हैं, और जो सरकार कुछ चीजें ऐसी होती है जो पब्लिश नहीं करती है, अपने पास ही रखती है उसे, और जिसको जरूरत होती है वो उसे उनसे जाके जो है बोरो कर लेता है। तो ये जो है आपके, मैंने आपको डेटा के बारे में बता दिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका जो प्रैक्टिकल जो पेपर आएगा उसमें बेसिकली सोर्सेज ऑफ डेटा को बहुत ही डिटेल में पूछा जाता है। तो आप जो है ये फ्लो चार्ट अच्छे से पढ़ लेना, और इसको बिल्कुल ही डिटेल में आपको रीड आउट करना है, मतलब लर्न करना है, ठीक है। चलिए अब आप जो है, अब जैसे इसमें दिया हुआ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं,
तो ये जो भी चीज़ें हैं आप उनको एक बार फिर से डिटेल में पढ़ लेना, बेसिकली आपका यही है। अब इससे रिलेटेड जो है वो दूसरी चीज़ क्या थी, मैंने आपको बताया था कि जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको क्या हम डेटा को एज इट इज़ यूज़ करते हैं? अब हमने तो करोड़ों में निकाली पॉपुलेशन, या हमने जो भी डेटा लिया वो हमने ऐसे रॉ फॉर्म में ले लिया, अब उसको जो है हम कैसे मतलब यूज़ करेंगे? हम उसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, उसे हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या ओके टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम उसे किसी और तरीके रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली आपका कहने का है कि हम उस डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि अगर किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आता है तो उस रॉ मटेरियल को एज इट इज कंज्यूमर्स के साथ, कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके पास नहीं पहुंचाया जाता है, उसको पहले प्रोसेस करते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर जाके उसको पहुंचाया जाता है। तो उसी तरह से जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, अब हमने करोड़ों में पॉपुलेशन कलेक्ट कर लिया, हमने जो है सेक्स रेशियो कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको हम पहले प्रोसेस करेंगे, तब जाके हम उसे पब्लिक के सामने लाएंगे, या उसे गवर्नमेंट जो होती है उसे पब्लिश करती है, ठीक है। तो उसे हमें इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। सो ऑल द डेटाज विच आर कलेक्टेड दे हैव टू बी प्रोसेस्ड, उसे हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी उसे हम मतलब यूज कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो लोगों को समझ में ही नहीं आने वाला, ना कॉमन आदमी को समझ में आएगा और ना ही वो जो भी मतलब गवर्नमेंट तो शायद उसे इस्तेमाल भी करे, लेकिन जो कॉमन पब्लिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डेटा जो प्रोसेसिंग होता है वो किस तरह से होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज डेटा प्रोसेसिंग। तो ये चैप्टर तो हम ऑलरेडी जो है सो थोड़ा कर चुके थे, तो वो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, जिसमें जो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा था। अब ये जो है डेटा प्रोसेसिंग, वैसे तो इसका जो मेन सम है ये सब तो हम लोग मंडे को ही करेंगे, क्योंकि फिर उस पर आपको ब्लैक बोर्ड पे बताना पड़ेगा। मैं जस्ट आज आपको इसकी जो है बैकग्राउंड समझा देती हूँ कि जो डेटा प्रोसेसिंग है, मैंने आपको जैसे बताया कि रॉ डेटा हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग, इसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको रीड आउट भी कर देती हूँ, आप चाहते हो उसे नोट डाउन भी कर लेना, या फिर आपको वैसे तो मिल ही जाएगा नोट्स। द रॉ डेटा कलेक्टेड, जो मैंने अभी आपको बताया, द रॉ डेटा कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज often fail to convey the important characteristic of the subject to be studied, but the same data make things clear when arranged in a systematic and orderly manner, ठीक है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो बहुत ही रॉ फॉर्म में होता है, बहुत ही मतलब हैफजार्ड फॉर्म में होता है। सो बिफोर यूजिंग इट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन वी हैव टू अरेंज इट इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट इट कैन बी इट कैन बी यूज्ड बाय पीपल, और जो भी इसे यूज करना चाहें, ठीक है। सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मैनर में उसे कलेक्ट करना, काफी अरेंज करना जरूरी है। डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट इज एक्चुअली यूज्ड। सो बेसिक कहने का मतलब क्या है कि डेटा को हमें प्रोसेस करना जरूरी है, उसे हमें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, अब आपसे कोई पूछे क्या, इतना तो मैंने आपको बता दिया डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ यूजेबल फॉर्म। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स अरेंजिंग द डेटा इन ए टेबुलर फॉर्म एंड एनालाइजिंग देम स्टैटिस्टिकली। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, इसमें हमने क्या किया, डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, प्रॉपर टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जो भी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी हमें डेटा मिला, जैसे हमें सपोज मिल गया कि हमने इंडिया का सेंसस किया, उसमें हमें पॉपुलेशन किस राज्य की कितनी है वो हमें डेटा मिल गया। अब हम उस डेटा को पूरा जो है प्रॉपरली अरेंज करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि किस स्टेट का जो है स्टेट की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, किस स्टेट की सबसे कम है, तो उस ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर दिया। तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर दिया। फिर जो है हम ये भी देख सकते हैं कि पुराना जो सेंसस है उस अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या बढ़ी है, ग्रोथ रेट कितना हुआ है, डिकेडल ग्रोथ रेट कितना हुआ है, वो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने जो डेटा कलेक्ट किया लाइक लिटरेसी रेट के ऊपर, या हमने डेटा कलेक्ट किया जो है सेक्स रेशियो के ऊपर, तो जो रॉ फॉर्म में है उसको पहले हम प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर उसको हम अगर परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसे हम प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे। और उसके बाद अरेंज करने के बाद उसको हम एनालाइज करेंगे स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। स्टैटिस्टिकल मतलब क्या होता है, जो भी आप जानते हो कुछ मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिकली, उसके थ्रू जो है हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लाइक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आपको डेटा प्रोसेसिंग का मतलब समझ में आ गया। अगर प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, सो यू कैन गिव द आंसर like data processing is a technique, or it is a process through which raw data which we collect through primary or secondary sources, they can be converted into usable form, like in a table form or in a different forms in a ascending or descending order, and then it is statistically it is analyzed. ये आपको समझ में आया डेटा प्रोसेसिंग का मतलब? यस और नो? यस मैम। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? अर्चना आप बता सकती है डेटा प्रोसेसिंग क्या है? एक दो लाइन बताओ जरा। अभी तक मैंने इतना बोल दिया डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर, आप एक लाइन बता दीजिए। The data processing is a raw which we collect in a raw material, primary and secondary data. रॉ मटेरियल नहीं, रॉ डेटा। Raw data, and it is used for tabular form and for statically form. ओके चलिए, आपने मतलब थोड़ा सा जम्बल्ड फॉर्म में आंसर किया, लेकिन चलो तब भी आपने ट्राई किया, इसको और अच्छे से पढ़ लेना। और कोई बच्चा बताएगा कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? Ma'am, data processing is generally the collection and manipulation of items of data to produce meaningful information. In this sense, it can be considered a subset of information processing. ओके तो देवांश ने डिफरेंट जो है सेंटेंसेस में डिफरेंट वे में उसको आंसर किया, जो बहुत ही बिल्कुल सही है। दैट जो मैंने आपको बता दिया है, सिंपली इट इज द कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू यूजेबल फॉर्म like in a tabular form and then analyzing it statistically. अब ये statistically क्या होता है, अब ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। Now a number of statistical मतलब कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम इन डेटा को एनालाइज करते हैं। अब हमने डेटा को अरेंज कर दिया, हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हमने उसको जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली तो उसे हम अरेंज करते हैं, ठीक है, ऑर्डरली फॉर्म में उसको हमने अरेंज कर दिया। अब हम उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज कैसे करेंगे? इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, एंड मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप है। ये 3 टेक्निक होती है, और शायद आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ हो, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही है सिर्फ। तो हमें ये पढ़ना है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू हम डेटा को प्रोसेस या एनालाइज कैसे करते हैं। नाउ अ नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूज्ड टू एनालाइज द डेटा, और फॉलोइंग जो टेक्निक्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट वी हैव टू स्टडी अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ फर्स्ट इज, पहले तो मैं बता दूं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। नाउ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आंसर एक एग्जांपल देती हूँ। आपने इस बार PT1 का टेस्ट दिया, इसमें मान लो 42 बच्चे थे, और 42 बच्चों के डिफरेंट जो है मार्क्स आए। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आपकी क्लास में एवरेज ज्योग्राफी का क्या रिजल्ट कैसा रहा, है ना, क्या बच्चों ने एवरेज मार्क्स क्या कैलकुलेट किए, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज, है ना। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू। जब हम किसी भी डेटा की सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, और वो वैल्यू जो होती है वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, पूरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया हुआ, इट ऑफन बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड द होल डेटा एंड वी हैव टू ऑब्टेन अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द एंटायर डेटा। इट मींस सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है? एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा को फाइंड आउट करता है जो पूरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि हमारे 42 बच्चे, कोई 40 लाया है, तो कोई 50 लाया है, तो कोई 35 लाया है, तो डिफरेंट वेरिएशन हो सकता है, लेकिन हमें कोई एक ऐसी सिंगल वैल्यू ढूंढनी, कोई सिंगल मार्क्स ढूंढना है जो वो सारे ही डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है। तो मैंने क्या किया, मेरे क्लास में जितने बच्चों ने, मान लो किसी ने जो भी स्कोर किए 42 बच्चों ने, उनको मैंने प्लस किया और 42 से डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या जाएगा, मेरे को एवरेज पता चल जाएगा। तो वो एवरेज क्या शो करेगा? वो एवरेज शो कर रहा है कि ये जो है वो एवरेज पूरे मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। शायद वो मान लो 42 में जो भी आप नंबर लाए, और जो मेरे पास वैल्यू आई एवरेज, वो शायद किसी बच्चे की वो मार्क्स ना आए हो, ठीक है, वो मार्क्स किसी की भी ना हो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास वैल्यू आई है, मान लो मेरे पास वैल्यू आ गई 36, मान लो मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो 25 आ गई, 25 आ गई, ठीक है। तो 25 जो है, मान लो किसी बच्चे की 25 भले ही ना आए हो, लेकिन वो जो है दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, क्योंकि वो शो कर रहा है कि ज्योग्राफी में एवरेज जो मार्क्स आए बच्चों ने स्कोर किए वो 25 है। तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा।
ठीक है। सो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स जब हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा होता है और उसको हम मतलब एज इट इज नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, तो हमें उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए होती है, एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू वी कलेक्ट विद वी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड इट्स डिफरेंट मेथड्स। अब इसके जैसे इसमें दिया हुआ है, द सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी, the summary values which are representative of the various distributions are known as measures of central tendency. So in simple terms बहुत सारी वैल्यूज को मैंने जिस फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देती हूँ कि अब जो है मान लो मेरे 5 फ्रेंड्स हैं और मेरे उन जो 5 फ्रेंड्स हैं मेरे तो उनका वेट कुछ का 60 है, कुछ का 62 है, कुछ का 70 है, कुछ का 50 है, ठीक है। अब कोई मेरे से पूछेगा कि ये जो आपके 5 दोस्त हैं उनकी एवरेज वेट क्या है, तो मैं क्या करूंगी, उन पांचों का वेट जो है प्लस करूंगी और 5 से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे एक एवरेज पता चल जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई ये जो है एक एवरेज है। तो बेसिकली अब ये तो एवरेज तो जैसे एग्जांपल है, अब तो इसके आगे और भी मतलब चीजें आती हैं और भी मेथड्स हैं इसके। तो ये जो है फर्स्ट आपका बेसिक मेथड है जिसके और ये जो है सेंट्रल टेंडेंसी का एक बेसिक आपका एक डिफिनेशन है कि जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल वैल्यू जो कि टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है, जो भी डेटा है जितने भी हमारे पास मान लो कितनी भी डेटा हो जाए, लेकिन उन डेटा को रिप्रेजेंट एक वैल्यू करती है, तो उस वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। एंड दिस सेंट्रल टेंडेंसी वी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स, ठीक है। आप सबने इसका नाम सुना होगा, अरिथमेटिक मीन और एवरेज निकालना, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दे भी दिया, बहुत इजी एग्जांपल। देन मीडियन वैल्यू निकालना, मीडियन क्या होता है वो भी आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। देन आपका है मोड, ठीक है। मोड भी आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा कि एक सीरीज में जब एक डेटा बार बार मैक्सिमम टाइम जो आता है उसको हम मोड कहते हैं। ऑलराइट, तो ये दीज आर द 3 मेथड्स। आपका है फर्स्ट मीन निकालना, एवरेज, मीन, मीडियन एंड मोड। थ्रू दीज 3 टेक्निक्स वी कैन कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एनी डेटा। सो अब हम जो है नेक्स्ट उसमें क्लास में जो है इन तीनों को हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये तो मेरा आपका थ्योरेटिकल मैंने आपको बता दिया है, एक बैकग्राउंड आपको बता दिया था। आई होप कि आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है एंड सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जैसे मंडे को, तो उसमें हम अब इनका सम करेंगे, ठीक है। लाइक मीन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है मीन का कि मीन जैसे अनग्रुप डेटा से निकालते हैं, ग्रुप डेटा से निकालते हैं, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड जो होता है। तो इस तरह से जो है हम मतलब जो है मीन को भी करेंगे, मीडियन को भी करेंगे एंड मोड को भी करेंगे। तो इसीलिए आप जो है अपना पेन पेंसिल, जो बच्चे ऑनलाइन रहेंगे वो पेन पेंसिल अपना लेके रखे रहना, और जो बच्चे ऑफलाइन है वो खैर करेंगे ही। तो और सबसे अच्छी बात है कि आप स्कूल आ जाएं, तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग स्कूल आ जाएंगे तो और बेहतर रहेगा, जितने बच्चे की प्रैक्टिकल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग मंडे को मीन, मीडियन एंड मोड करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। बेसिकली डेटा, व्हाट इज डेटा, sources of primary and secondary data, then data processing and measurements of central tendency। देन हमें जो सम करना है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ एग्जामिनेशन में आपका एक ना एक सम जरूर आएगा मीन, मीडियन एंड मोड में से, तो इसको आपको थॉरली प्रिपेयर करना है। आपको समझ में आया बच्चों? यस मैम। ओके, आप लोगों ने जो है बुक डाउनलोड की, प्रैक्टिकल की यस बुक मैम। डाउनलोड की है यस आपने? मैम। ठीक है। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिस बुक से, आपको उसकी फोटो कॉपी चाहिए, या फोटो कॉपी, या फिर आप जो भी है मैं फोटो क्लिक करके और आपको ग्रुप पे भेज दूंगी। यस मैम। इससे आप बेहतर तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब इसको फाइल में कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं फॉर्मूलाज और जो भी सॉल्व सम करेंगे, हम लोग जो भी सम है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पेन पेपर जो भी है, पेंसिल आप अपने पास रखिएगा, कॉपी किताब, तो उसमें हम लोग करेंगे।